हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। तो जो फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हम वो बातें भी डिस्कस करेंगे और एक एक आर्टिकल को हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे। और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे हमने फंडामेंटल राइट को बिल्कुल कंप्लीट और डेप्थ में पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। और आई होप कि जिसने भी पूरे फंडामेंटल राइट देखे होंगे तो उनको फंडामेंटल राइट में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ओके, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसका जो सोर्स है वो क्या है। चलिए सोर्स की बात करें, इसको हमने कहाँ से बोरो करा, किस कंट्री से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरलैंड। अगर पूछा जाए डीपीएसपी कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है तो आंसर होगा आयरलैंड। क्या होगा आंसर? आयरलैंड। और इसका एक और सोर्स है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक्ट था, इसको भी इसका सोर्स माना जाता है। इसमें से बहुत सारी चीजें इसमें से उठाई गई। उसके बाद एक और इसका सोर्स क्या है? बी एन राव आल्सो सुजेस्ट डीपीएसपी शुड एडेड इन फंडामेंटल राइट। जो बी एन राव है उसने ये भी सुजेस्ट किया था कि फंडामेंटल राइट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी उसको फंडामेंटल राइट में ऐड करना चाहिए। मतलब सबसे पहला ऑप्शन होगा आयरलैंड। फिर अगर नहीं ऑप्शन दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दिया जा सकता है, ये चीज याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें ये पार्ट कौन सा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर है फोर्थ। थर्ड में हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर फोर्थ की, जिसमें आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं पार्ट फोर्थ ए में, ठीक है। इसके आर्टिकल हैं 36 से लेके 51 तक। अगर हम टीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल हैं 36 से लेके 51 तक। अगर पार्ट फोर्थ ए की बात करें तो 51 ए वहां पे ऐड किया गया, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वो क्या था, जो भी ये इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी आर पॉजिटिव डायरेक्टिव्स इशूड बाय द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरह से एक पॉजिटिव डायरेक्टिव थे, मतलब एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन थी जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी। किसको? टू स्टेट रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मेशन। मतलब स्टेट को, कंट्री को ये चीजें फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उन लोगों ने ये चीज बताई कि आप लोग क्या करिए, जो भी पॉलिसी बनाने वाले हैं उनके उनको किस चीज को देख के पॉलिसी बनानी है। मतलब एक तरह से थोड़ी डायरेक्शन बताई गई। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है। अब वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो मैं ये भी समझा देता हूँ। देखो, a welfare state is that state in which government works for the welfare of every section of society। एक वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जिस स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट का मतलब कंट्री, जिस कंट्री के अंदर हर एक सेक्शन, जो सोसाइटी की जितनी भी सेक्शंस होती हैं उन सब की वेलफेयर के लिए सोचा जाता है। और अगर और पर्टिकुलरली किसका? वीकर सेक्शन का। जो वीक सेक्शन होगा उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, उनको ज़्यादा वेलफेयर देना। तो अगर पूछा जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कैसा है तो आंसर देना ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। मीन्स कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं। ये सिर्फ इसको बोला जाता है एक पॉजिटिव है, हमें क्या क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या क्या करना है, एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे फंडामेंटल राइट को पूछा जाए तो वो नेगेटिव होती है। क्यों? कि उसमें गवर्नमेंट को बोला गया कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, ठीक है। अगर हम दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देखिए छोटा सा डिफरेंस भी बताता हूँ। जो इसका नेचर है फंडामेंटल राइट का, दैट इज नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? ये हमेशा क्या बोलता है? स्टेट डोंट हैव टू डू। स्टेट को क्या नहीं करना, मतलब आपको किनके खिलाफ ये नहीं करना, किसको अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब इसमें मैक्सिमम जो बातें आपको पता है ये पर्सन के राइट के ऊपर बताई गई बातें हैं। फंडामेंटल राइट है उनके, और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपको ये नहीं करना। इसलिए इसको बोला जाता है ये एक तरह से फंडामेंटल राइट क्या है, एक तरह से नेगेटिव है। नेचर कैसा है? नेगेटिव है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की तो ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। कैसे है ये पॉजिटिव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फंडामेंटल राइट आपको पता है एनफोर्सेबल थे, जस्टिसेबल थे और बाउंडेबल थे। लेकिन अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये नॉन एनफोर्सेबल है, ना ही ये जस्टिसेबल है और ना ही ये बाउंडेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको समझा चुका हूँ इन्फोर्सेबल क्या होता है, जस्टिसेबल क्या होता है, मैं बता चुका हूँ कि मीन्स कि आप इनडायरेक्टली बताता हूँ कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनके बेस पे कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये बातें बोली गई हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम केस नहीं कर सकते इनके आधार पे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये एनफोर्सेबल नहीं है।
फंडामेंटल राइट का जो सोर्स था वो क्या था, वो था आपका यूएसए या नेहरू की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, या संप्रू रिपोर्ट। अगर हम बात करें इसकी सोर्स की, मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं, अगर इसके बाद हम बात करें, ये देखिए नीचे सबसे पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, लॉ पार्लियामेंट बना सकती है। लेकिन यहाँ पे कानून कौन बना सकता है, पार्लियामेंट और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों की दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकती है। चलिए, ये है एक छोटा सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। दोबारा से बताता हूँ, आपको मेन जो फैक्ट याद रखने हैं वो ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको इतना आइडिया है कि ये 36 से लेकर 51 तक है, उसके बीच में ही ऑप्शन है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो पहले एलिमिनेट कर दो। उसके बाद डीपीएसपी होता है, क्या हमने ये बता दिया, वेलफेयर स्टेट क्या होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि 36 आर्टिकल क्या कहता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36 की। 36 क्या कहता है, ये बात करता है डेफिनेशन की। अब आपको मैं बता दूं कि आपने ये डेफिनेशन आपने कहाँ पढ़ा था, ये बिल्कुल सेम है आर्टिकल नंबर 12 की तरह। जैसे वहाँ पे आपने पार्ट 3 में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सेम है। लेकिन 36 में फ़र्क इतना है कि यहाँ पे स्टेट वर्ड का यूज़ ज़्यादा किया गया है, बस यही फ़र्क है। बाकी जैसे आपने 12th पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, वैसे ही ये है एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं है। तो 36 आर्टिकल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा था, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सिंपली याद रखना है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन कौन बात करता है, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36। लेकिन इसमें स्टेट वर्ड का यूज़ ज़्यादा किया गया, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ तक तो आपको वैसे भी पता है, मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ स्टेट बहुत डिटेल में कंप्लीट पढ़ाया था आपको। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 37 की, तो 37 में क्या, देखो आपको पढ़ते पढ़ते आर्टिकल याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस लास्ट तक क्लास को देखते रहिए। तो इसमें बात होती है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट, मतलब यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की एप्लीकेशन की बात होती है। लाइक जैसे आपको मैंने बताया था कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बीच में फंडामेंटल भी है। ये कहीं ना कहीं बीच में आपको मैं बता दूं फंडामेंटल भी है। जैसे मैं आपको एक दो आर्टिकल बताऊंगा बीच में जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल नॉन इन्फोर्सेबल है, कुछ आर्टिकल है जिसके आधार पे आप लोग कोर्ट में केस कर सकते हो। फिलहाल 37 आर्टिकल क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वो कैसे होंगे, वो नॉन इन्फोर्सेबल होंगे। कैसे होंगे, वो नॉन इन्फोर्सेबल होंगे। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, ना ही ये जस्टिबल है, ना ही ये बाउंडेबल है। और अगर पूछा जाए कि ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आंसर होगा आर्टिकल नंबर 37। 36 कहता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। 30 जैसे हमने फंडामेंटल स्टार्ट किया, जैसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्टार्ट किया। फंडामेंटल स्टार्ट करते ही डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात हुई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट करते ही फंडामेंटल क्या बात हुई, उसमें भी आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात हुई। तो दोनों का कोई इशू नहीं है, दोनों आपको याद हो जाएंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 13, वो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल की राइट की बात करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 37 बताता है कि आर्टिकल ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये क्या है, ये नॉन एनफोर्सेबल है। ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कैसे है, तो नॉन इन्फोर्सेबल है। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 37। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली इतना पता होना चाहिए कि ये नॉन एनफोर्सेबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 38 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 38 की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसके बेस पे आईएएस पे भी ये क्वेश्चन पूछा था। आर्टिकल 31 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ये आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दोनों के लिए होती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब 31 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो इसमें किसकी बात की जाती है, देखो वेलफेयर की बात की जाती है। लेकिन वेलफेयर कैसे, सबसे पहले देखो 31 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है। देखिए सबसे पहले ये बात करता है वेलफेयर की, कैसे जो भी सोशल ऑर्डर निकलेंगे
वो किसके बेस्ड के ऊपर होंगे? वो जस्टिस के ऊपर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के ऊपर होंगे। कैसे जस्टिस होंगे वो? सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। देखो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रियम्बल को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है? तो इसका आंसर होगा सर 38 का फर्स्ट क्लॉज। 38 का फर्स्ट क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 38 का फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है? ये बात करता है बेसिकली किसकी? वेलफेयर की। और उसमें किस किस की बात करता है? ये सोशल, ये बात करता है जितने भी सोशल ऑर्डर वो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जस्टिस के बेस के ऊपर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रियम्बल को छोड़ के कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल के बिना। प्रियम्बल भी इसकी बात करता है, मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए अब इसका जो सेकंड 38 का जो सेकंड पॉइंट है, 38 का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्लॉज है, वो क्या बात करता है? ये बात करता है मिनिमाइज करना इनइक्वालिटी को इन इनकम में। ठीक है, इन इनकम में, और जो भी इनकी स्टेटस में इनइक्वालिटी है वगैरह, और जो भी इनको अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये सारी लाइन का मतलब सीधा सीधा समझा देता हूँ। बेसिकली जो 38 का सेकंड पॉइंट है वो क्या बात करता है? वो बोलता है कि मिनिमाइज करना, किसको? कम करना, जो भी इनइक्वालिटी है, किसको लेके? इनकम को लेके, इनकम को लेके, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके। बेसिकली ये इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, इनइक्वालिटी उसको इक्वल करने की बात करता है, मिनिमाइज करने की बात करता है इनइक्वालिटी को, इनकम में इनइक्वालिटी है उसको इक्वल करने की बात करता है। तो आर्टिकल 38 का ओवरऑल जो मीनिंग है वो ये है कि ये बेसिकली वेलफेयर की बात करता है। वेलफेयर सबसे पहला 38 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है, वो कहता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। दूसरी 38 का सेकंड क्लॉज कहता है कि इनइक्वालिटी जो इनकम में है, इनइक्वालिटी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है, दोनों को क्या करना? मिनिमाइज करना। ये है 38 आर्टिकल। दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करिए एक बार। 36 डेफिनेशन की बात करता है। 37 किसकी बात करता है? कि ये नॉन एनफोर्सेबल है। और 38 के जो दो क्लॉज दोनों बता दिए, ये वेलफेयर की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट देखिए, चलिए गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 39 की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 और 39 भी 39A भी एक आर्टिकल है। 39 आर्टिकल क्या कहता है? ये बेसिकली सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसी बनाने के जो हर स्टेट को फॉलो करनी चाहिए। स्टेट मतलब कंट्री को फॉलो करनी चाहिए। द स्टेट सेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग। तो ये बेसिकली देखो किस किस बातों की पॉइंटों की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये मैं आपको ओवरऑल बता दूँ, ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है कि जो इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है वो किस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले इसका जो कुछ इसके 6 पॉइंट है, ABCDEF, इसके 6 पॉइंट हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट इसका ये बोलता है, सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि मैन, वुमेन या चिल्ड्रन जो भी हैं इनको इक्वली क्या होना चाहिए? जो भी एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो क्या होना चाहिए? इनको प्रोवाइड करनी चाहिए इक्वली सबको, मेल फीमेल चिल्ड्रन कोई भी हो, सबको जितने भी एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब जो लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं वो सबको प्रोवाइड की जाए। वो चाहे मैन हो, चाहे वीमेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, कोई भी हो, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। तो बेसिकली ये बात करता है। देखो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो बेसिकली एनफोर्सेबल नहीं है। ये एक तरह का इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है, और एक तरह से मान लीजिए उनकी ड्यूटी होती है कि इनको फॉलो करना पड़ता है। ये एक मतलब एनफोर्सेबल तो नहीं है लेकिन मान के चल सकते हैं कि ये इनको करना पड़ता है, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या बोला? 39 आर्टिकल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि
जो एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो सबको मिलने चाहिए इक्वली, वो सबको मिलने चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। चलिए 39 का जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट हमने पढ़ लिया कि एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या सबको प्रोवाइड होना चाहिए, बेसिक इक्वल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है, ये बेसिकली बात करता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज जो है, जितने भी आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका क्या होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स। ठीक है, कॉमन गुड्स। तो सबसर्व का मतलब होता है प्रमोट करना वेलफेयर को, टू प्रमोट वेलफेयर। तो सेकंड पॉइंट बेसिकली ये बताता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज का। मतलब मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे पानी हो गया, बेसिक नीड होगी, जैसे पानी हो गया, फूड हो गया। तो ये सब बेसिक नीड्स हैं, इसको बोलते हैं मटेरियल सोर्सेज। इनका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, तो इनको बेसिकली हर एक आदमी तक पहुंचाना है, हर एक एरिया तक पहुंचाना है, और जहाँ पे जितनी नीड है उसी हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इसकी। मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, टू मेंटेन वेल्थ एंड रिसोर्सेज इन सच अ वे सो डैट इट सबसर्व्स। मतलब इसको वेलफेयर तरीके से पूरी तरह से प्रमोट किया जा सके जितनी भी वेल्थ और रिसोर्सेज है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बताता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये इसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे बोल सकते हो, नॉट सेंट्रलाइजेशन, नॉट सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं जाए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सबका कंट्रोल एक जगह कर देना। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसमें क्या हो कि पूरी कंट्री का जो कंट्रोल है वो एक के हाथ में चला जाए। मतलब हम लोग अगर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ना करें कि सबका कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में चला जाए। तो उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए 39 का थर्ड पॉइंट यही बोलता है कि किसी भी चीज़ का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक जगह पूरी पावर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट है, ये बात करता है इक्वल पे फॉर वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक फंडामेंटल राइट की तरह चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। मैंने बोला था ना कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, इवन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन किस आर्टिकल में बोला गया। मतलब काम के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो वीमेन हो, दोनों को एक जैसा पैसा मिलेगा। तो ये आर्टिकल 39 का डी पॉइंट कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछा जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन सा आर्टिकल कहता है। ये 39 का आर्टिकल है। ज़्यादा डीप चला जाए 39 का डी क्लॉज ही कहता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। जो इसका ई पॉइंट है ये बेसिकली सीधा सीधा बताता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। मतलब जो वर्कर की हेल्थ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उनको क्या होना चाहिए, बेसिक नीड्स होनी चाहिए, और बेसिक जो नीड्स है वो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई वर्कर गर्मी में काम कर रहा है तो पंखा लगा के देना, या एसी, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब जो उस क्लाइमेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक नीड्स है वो जो भी काम कहीं भी कर रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी वर्कर है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर की बात करता है आर्टिकल नंबर 39 का जो ई पॉइंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, चाहे वो मैन हो वीमेन हो कोई भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट बात क्या करता है, एफ पॉइंट बात करता है, ये बेसिकली चाइल्डहुड एंड यूथ की बात करता है। ये बोलता है कि जो चाइल्डहुड एंड यूथ है शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ये इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें ये जो ऐड हुआ ये हुआ आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 1976। जो आपका एफ पॉइंट है ये बात आपका ऐड किया गया था 42nd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। ठीक है, तो मैं इसके मोटे मोटे पॉइंट दोबारा से रिवाइज करता हूँ। जो 39 का फर्स्ट पॉइंट है ये कहता है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सबको मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोलता है कि यू मेंटेन टू मेंटेन वेल्थ एंड सोर्स इन द सच ए वे दैट सो दैट इट सबसर्व्स, जहाँ बोल सकते हो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज का हो। इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये फंडामेंटल राइट की तरह चैलेंज किया जा सकता है।
5th पॉइंट बात करता है स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर, और 6th पॉइंट बात करता है इसकी जो एफ पॉइंट है वो चाइल्डहुड और यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 जो 1976 में होता है वहाँ, उसके बाद उसको ऐड किया गया था। तो 39 आर्टिकल आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि किसी भी वर्कर को बेसिक नीड देना, ये भी 39 का पॉइंट है। इक्वल वर्क पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी 39 का पॉइंट है। कोई भी चीज़ को सेंट्रलाइजेशन नहीं करना, ये भी 39 का सी पॉइंट है, 39 का पॉइंट है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो कोई भी मटेरियल सोर्सेज का, ये भी सी का पॉइंट है। लाइवलीहुड के लिए जितने भी एडिक्यूट मीन्स आप हैं वो प्रोवाइड करना, ये भी 39 का पॉइंट है। इसका मतलब 39 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ABCDEF पार्ट में ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 39 के ए पॉइंट की, ये किसकी बात करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार 39 का ए पॉइंट ले लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें 39 के ए पॉइंट की, तो ये बेसिकली किसकी बात करता है, ये बात करता है फ्री लीगल एड एंड सोशल जस्टिस, मतलब फ्री लीगल एड एंड सोशल जस्टिस की बात करता है। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 के बाद ऐड किया गया था इसको, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, ठीक है। 39 आर्टिकल आपको याद रखना है, ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना है। 39 का ए जो आर्टिकल है ये आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ही इसको जोड़ा गया था। तो 39 का ए पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हमने कितने आर्टिकल पढ़ दिए, हमने 36 के बारे में बात करी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट 37 की बात करी। 37 क्या बोलता है, 37 आपका किसकी बात करता है, वो बोलता है कि नॉन इन्फोर्सेबल नहीं है आपके नॉन इन्फोर्सेबल है आपकी क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। उसके बाद हमने बात करी 38 के 2 पॉइंट, जिसमें मैंने आपको बताया 38 का फर्स्ट पॉइंट बताता है इसमें एज इट इज़ प्रियम्बल की तरह ही सोशल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। 38 का सेकंड पॉइंट किसकी बात करता है, वो मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। 39 के 6 पॉइंट थे, 6 की 6 बता दिए। उसका लास्ट जो एफ पॉइंट था वो चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, वो किस आर्टिकल के और किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, वो 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। फिर मैंने आपको बताया 39A का फ्री लीगल एड एंड सोशल जस्टिस की बात करता है, इसको भी आपका अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। बाकी अमेंडमेंट हम अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 40 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 40 की बात कर लेते हैं। 40 आर्टिकल क्या बोलता है, ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखो इसको कंप्लीट बताता हूँ आगे, ये देखिए 40 आर्टिकल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of the self government। मतलब कि पंचायतों को बनाना, ये बेसिकली महात्मा गांधी जी का कहना था कि विलेज लेवल से स्ट्रांग होना चाहिए सिस्टम। तो उनके अकॉर्डिंग ही ये बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत होनी चाहिए और उनको इतनी पावर देनी चाहिए कि वो भी एक एज अ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। तो बेसिकली ये महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि ऐसा जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। उनका मानना था कि जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर रिलीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा ये रहा है हमेशा से, तो रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो विलेज लेवल पे सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन होता है कास्ट के नाम पे वो विलेज से ज़्यादा होता है विलेज में। तो अम्बेडकर जी का मानना था कि अगर विलेज लेवल पे इतनी पावर दी जाएगी तो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा, लेकिन गांधी जी की बात को रखते हुए इसको फंडामेंटल राइट में ना रख के इसको क्या किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, नॉन एनफोर्सेबल है, इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया गया कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 40 की बात करता है। आर्टिकल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आर्टिकल 40 है वो किसकी बात करता है कि विलेज पंचायत की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल 41 की तरफ। चलिए आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल नंबर जो 41 है वो बात करता है राइट टू वर्क की, टू एजुकेशन की, या कोई भी पब्लिक असिस्टेंस है, पब्लिक जो भी असिस्टेंस है जो पब्लिक को मदद मिलनी चाहिए, जैसे राइट टू वर्क,
किस केस में ये स्पेशली इस चीज़ को याद रखना, देखो राइट टू वर्क ना तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बोला गया ना ही फंडामेंटल राइट में बोला गया। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको काम दे सके, इसलिए राइट टू वर्क कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये लिखा हुआ है कि काम का अधिकार होना चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस मीन्स कि जैसे एम्बुलेंस वगैरह होगी, ये पब्लिक जो भी हेल्प वो होनी चाहिए। किस केस में? देखो यहाँ पे देखो आगे बताता हूँ, ये किस केस में, जब इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या सिकनेस की बात हो, ठीक है, या डिसेबलमेंट हो, तो इस केस में क्या होना चाहिए? फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, वर्क मिलना चाहिए और पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए फॉर सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज के लिए। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। राइट टू वर्क किसके लिए? जो सिकनेस हो गया, ओल्ड एज हो गया, ठीक है, इन सब के लिए। लेकिन अभी राइट टू वर्क सबको नहीं दिया जाता, राइट टू वर्क नहीं बोला गया। ये बेसिकली स्पेशल केसेस जैसे कोई सिकनेस है या ओल्ड एज है, इन सब की बात की गई, ठीक है। बाकी अभी कंपलसरी ऐसा नहीं है, क्योंकि राइट टू वर्क गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको काम दे सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 की बात करते हैं। जैसे 39 का डी क्लास ई क्लास वो क्या था? हेल्थ की बात करता था कि वर्कर की हेल्थ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें नेसेसिटी वो देनी चाहिए। ये कि यहाँ पे देखिए 42 आर्टिकल क्या कहता है, ये बात किसकी करता है? ये कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है, ये कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब जो आदमी की काम करने की कंडीशन है, जहाँ पे काम किया जा सकता है, उसके लिए क्या करना? प्रोविज़न होना चाहिए बेसिक, जैसे फ़ैन वगैरह, एसी एक्सेट्रा, अगर ज़रूरत है तो वहाँ लगा के दे। वहाँ पे हेल्थ की बात की जाती है, यहाँ पे ह्यूमन की कंडीशन की बात की जाती है कि आदमी की कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद मैटरनिटी लीव होनी चाहिए। मैटरनिटी लीव का मतलब क्या होता है? मैटरनिटी लीव का मतलब होता है जैसे अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसको उसी के हिसाब से हॉलीडे भी मिले, उसी के हिसाब से काम भी मिले, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 42 कहता है, आर्टिकल नंबर 42 यही कहता है, ठीक है। तो क्या कहता है? सबसे पहले फिर से एक बार बताता हूँ कि ह्यूमन कंडीशन के लिए, जो भी ह्यूमन की कंडीशन के लिए रिक्वायरमेंट है काम पे, वो पूरी करनी, और मैटरनिटी, ठीक है, मैटरनिटी लीव देना, ठीक है। जैसे कोई भी अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसको जितने भी वेलफेयर हैं वो सारे देने, ठीक है। अगर हॉलीडे नीड है तो हॉलीडे देना, उसी के हिसाब से काम जो कर सकती है वही काम देने, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 42 कहता है। तो आज की क्लास में यही पे ख़त्म करता हूँ 42, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये बचे हुए आर्टिकल को ख़त्म कर लेंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ सारे आर्टिकल। 42 मैंने बता दिया, ठीक है। 41 की बात करें तो वो किसकी बात करता है? ये राइट टू वर्क एजुकेशन या पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। किस केस में? जब कोई सिकनेस हो या ओल्ड एज सिटीजन या कुछ भी हो ऐसा केस में, ठीक है। 40 बात करता है पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट याद कर लेना कि आर्टिकल 40 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या कहता है। 39 मैंने ए भी बताया, 39 के मैंने 6 पॉइंट भी बताए, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ हमने 5-7 आर्टिकल पढ़े जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है? ये नॉन एनफोर्सेबल होते हैं, इसको आप लेके कोर्ट में केस नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट की तरह, ठीक है। फंडामेंटल राइट में कर सकते हो लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। हमने ये आर्टिकल अच्छे तरीके से पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में इसको हम रिवाइज भी करेंगे और इसको हम ख़त्म भी करेंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में, आर्टिकल 1 से लेके 11 तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कर पाएँ। और मेरी हेल्थ इशू था थोड़ा सा जिसकी वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी, अब आपकी रेगुलर क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।